बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूं यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से, उस रवैये के हवाले से जो वो हुकूमत में थे उस वक्त उन्होंने जो एग्जर्ट किया, और जब वो अपोजिशन में थे उस वक्त उन्होंने कौम को दिखाया। जब वो हुकूमत में थे, जब वो वज़ीर आज़म थे, तो मुखालिफिन सारे जेलों में थे, और जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ में गए तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस असम्बली को ही नहीं मानता। उन्होंने असम्बली छोड़ दी और घरों को चले गए। और उसके साथ साथ जब उनके पास असम्बलियाँ दो मौजूद थीं, यानी दो हुकूमतें सूबों के अंदर भी मौजूद थीं, तो खान साहब ने कहा कि मैंने तो इस निज़ाम से ही निकलना है। निज़ाम से जुज़वी तौर पे तो खान साहब निकल गए, लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि मैं इस निज़ाम को मानता भी नहीं हूँ, लेकिन निज़ाम में वापस भी आना है। अब वापसी के हवाले से जब इस्तीफ़े मंजूर किए जा चुके तो फिर वो कोर्ट पे चले गए, और कोर्ट में उन्होंने कहा कि जी ये इस्तीफ़े जो हैं ये तो मंजूर ही नहीं होने चाहिए। अगरचे इस्तीफ़े जो है वो उनका जो मंजूर किया जाना है उसको मुअत्तल कर दिया गया है कोर्ट की जानिब से। तो फिर उनका जो मामला सामने आया वो ये है कि जनाब उनके जो अरकान हैं वो एक मरतबा फिर असम्बली भी पहुँच गए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब जब भी उनसे ये कहा जाता है कि जो सियासी क़ुव्वतें हैं पाकिस्तान में, उनके साथ पाकिस्तान के माशी मसाइल, पाकिस्तान के सियासी मसाइल, पाकिस्तान के दाखिली मसाइल, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मसाइल मिल बैठकर बात करें, कंसेंसस डेवलप करें इसके ऊपर, तो खान साहब कहते हैं कि मैं किसी और के साथ तो बैठ सकता हूं, इनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो यहां सवाल ये पैदा होता है कि इस रवैये को क्या जमहूरी रवैया किसी तौर पे कहा जा सकता है? क्या हम खुद से ये फैसला कर सकते हैं कि जो फलां शख्स है वो चोर है, वो डाकू है, या फिर अदालतें किस काम के लिए हैं? इस पर हम बात करेंगे जनाब। सबसे पहले अपने मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट का तारुफ करवा देते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है स्काइप के जरिए मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने। स्काइप ही के जरिए हमें ज्वाइन कर रही हैं शनीला अम्मार साहिबा, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और आगा इक़रार हारून साहब। आप तमाम पैनलिस्ट को हम वेलकम करते हैं जनाब। सबसे पहला सवाल मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपसे, खान साहब के हवाले से बात करें तो खान साहब की हुकूमत और अपोजिशन में हर बात पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की ख्वाहिश क्या जमहूरी अक़दार की नफ़ी नहीं है? न सिर्फ ये जमहूरी अक़दार की नफ़ी है, बल्कि ये एक इंतहाई गैर सियासी रवैया है। खान साहब कभी भी सियासतदान नहीं रहे। उनकी जमात में अब कुछ सियासी कारकुन, कुछ सियासी लीडर ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन उनकी जो अना है वो हिमालय से ऊंची है और समंदरों से गहरी है, और यही वो अपने तर्ज अमल से साबित कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आपने अपने इब्तिदाइये में बताया कि कैसी उनकी हुक्मरानी थी 4 साल की, लेकिन आप ये देखिए कि जब से वो निकले हैं तो वो ख़तरनाक बनने के चक्कर में जो उन्होंने हरकत और सकनात की हैं, उसके नतीजे में हर उनकी कोशिश नाकाम हुई है। उनका ख्याल ये था कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देने, इस्लामाबाद पर और फिर रावलपिंडी पर हल्ला बोलने, यलगार करने, लाखों लोग लाने की जो कोशिश है और ख्वाहिश है, उसके बाद जो IMF का जो प्रोग्राम जिसमें ख़ुद वो बारूदी सुरंगें लगा कर गए थे, फिर अपने सूबाई वज़राए ख़जाना की जानिब से IMF से राब्ता करके उस प्रोग्राम को सबोताज करके मुल्क को श्रीलंका बनाएंगे, और फिर जो रही सही कसर थी वो उन सूबों में जहाँ पर कोई बहरान नहीं था, वहाँ पर उन जो मुंतखब हुकूमतें और असम्बलियाँ तोड़कर उनका ख्याल था कि वो वफाकी हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि वो इलेक्शन कराएं, जिसमें जब उनको नाकामी हुई तो अब उनको ख्याल आया है कि सारे हरबे तो नाकाम हो गए, तो अब जब इलेक्शन होंगे तो निगरान हुकूमत में तो वज़ीर आज़म जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं उनके साथ मिलकर निगरान हुकूमत बनाएंगे, तो उसका क्या होगा। थोड़ा सा उनको तजुर्बा इसका भी हो गया है कि जो निगरान हुकूमतें सूबों में बनी हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, वो उनकी मर्ज़ी की नहीं बनी और वो एक गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो अब वो वापस आना चाहते हैं। इसी वजह से आज मुल्क की सबसे बड़े अदालत में चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि अगर आपने असम्बलियों में वापस नहीं आना तो आप ये इलेक्शंस क्यों लड़ना चाहते हैं जो ज़िमनी इंतखाबात हैं। और तो ये इस तरह के सवालात उठेंगे, लेकिन बात यह है कि उनका जो एक अनार्किस्ट या एक नाराजियत पसंद जो रवैया है
उन्होंने सियासत को भी नुकसान पहुंचाया है, जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचाया है, उनकी जमात को भी नुकसान पहुंचाया है और सबसे बढ़कर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। और उन्होंने अपनी इन हरकतों से एक आईनी बहरान पैदा किया है और इन्होंने इदारों पे हमले किए हैं, मुल्क की मुसल्लह अफवाज पे हमले किए हैं। उसके नतीजे में उन्होंने मुल्क की बुनियादें खोखली कर दी। बिल्कुल ठीक है जी। शनीला मार साहिबा, क्या अगर खान साहब का सियासी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कभी ये कहा जाता है कि किसी कायमा कमेटी का हिस्सा नहीं रहे, कानून साजी के अंदर भी वो हाल ही नज़र आते थे, पार्लियामान के अंदर मौजूद होते थे, या कोई बहुत बड़ा वाक़या सानहा होता था तो फिर भी आंखें खान साहब को ही तलाश कर ली होती थी कि वो कहाँ पे हैं पार्लियामान के अंदर। ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी उन्होंने उस तरह से पॉलिटिक्स नहीं की, सदारती निज़ाम की भी बड़ी हिमायत में उन्होंने बात की है। पार्टी के अंदर कितनी जमहूरियत है, अगर पीटीआई के अंदर की जमहूरियत के हवाले से बात कर लें तो किस हद तक आपने देखा कि पीटीआई में जमहूरियत पाई जाती है? देखिए, खान साहब की सोच सियासत जमहूरी तो है नहीं कि उनकी पार्टी के अंदर जमहूरियत पाई जाएगी। उनकी पार्टी के अंदर जिसने भी उनके साथ इख्तलाफ राय किया वो उसको पार्टी से निकाल दिया गया। हमारे सामने अकबर एस बाबर की मिसाल है, जस्टिस वजीउद्दीन की मिसाल हमारे सामने है, उसके अलावा जो हामिद अली खान की हमारे सामने मिसाल है। और जो पायनियर थे जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी वो लोग आपको कहीं पे खान साहब के इर्द गिर्द नजर नहीं आते हैं, क्योंकि वो खान साहब को ये याद कराने की कोशिश करवाते हैं कि आपने ये पार्टी बनाई किस लिए थी और आप इक़्तिदार में आना किस लिए चाहते थे। तो खान साहब ने शुरू में तो चूंकि अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाने थे तो इस वजह से उन्होंने बड़ा एक मंशूर बना दिया, तहरीक इंसाफ दिलाना, लेकिन वो इंसाफ हमें उनके ना दौरे हुकूमत में तो कहीं नजर आया नहीं। जब वो ओपोजिशन में थे उस वक्त के जो वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब, वो चल के उनके घर गए कि आए हमारे साथ मिलके बैठे और मिलके काम करते, लेकिन खान साहब ने उनकी बात नहीं मानी और धरना लेके आके और इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर दी। और उसके बाद जब वो हुकूमत में भी आए हैं तो उनका सारा टेन्योर आप देख लें कि वो सिर्फ इसी चीज के ऊपर था कि आज इसको जेल में डाल दो, इसके खिलाफ मुकदमे कर दो, ओपोजिशन के ऊपर इल्जामात लगाते रहे। उस वक्त के जो ओपोजिशन लीडर थे शबाशी साहब, उन्होंने उनको कहा भी कि आए बैठे मिसाके मेशत करते हैं, उन्होंने नहीं बात उनकी मानी। खान साहब जब इक़्तिदार में नहीं आए थे वो बताते थे कि मैं हफ्ते में एक दफा असेंबली में आया करूंगा, मैं आके अरकान के सवालों के जवाब दिया करूंगा। हमें तो कभी असेंबली के अंदर नजर नहीं आया, बल्कि उनके दौरे हुकूमत में जब भी किसी मुश्किल मसले के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया है उसमें शामिल ही नहीं होते थे, बल्कि ओपोजिशन में होते हुए भी जब कश्मीर के लिए बुलाया गया, बल्कि जब तुर्क सदर पाकिस्तान आए उन्होंने बाइकआउट किया हमेशा उस मुश्तरका इजलास का। तो सदारती निजाम की जो आपने बात की, देखिए सदारती निजाम भी वो कोई अमेरिका वाला नहीं लाना चाहते, वो एक आमराना सोच जो उनकी थी, फर्द वाहिद का निजाम इस मुल्क पे मुसल्लत करना चाहते थे, जहां पे वो किसी को जवाबदेही ना हो। जिसका उनको दिल चाहेगा वो उसको जेल में डालेंगे, जिसका उनको दिल चाहेगा उसके खिलाफ मुकदमे बनाएंगे, जैसा वो कानून साजी चाहेंगे वो करेंगे। और हमने देखा भी जब वो हुकूमत में थे तो नैब की जितनी तरमीम थी ऑर्डिनेंस के जरिए आई, बल्कि इनकी कानून साजी हो ही ऑर्डिनेंस के जरिए हो रही थी। जो बाकी जो कानून थे सारे रूल प्रोसीजर को बाईपास करके एकदम रात के 12 बजे तक 40-50 कानून जो थे मंजूर करवाए गए ओपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद। कभी उन्होंने ओपोजिशन को दावत ही नहीं दी कि आए मिलके बैठे हो हम कोई कानून साजी करते हैं। तो उनकी ये रवैया जो है वो चलता रहेगा। और पार्टी की बात देखें ना, बुस्तार को पंजाब के अंदर लगाया, सारी पार्टी उनको कहती रही कि आप उनको मत लगाएं, आप उनको मत लगाएं। अभी शहबाज शरीफ का दौरे हुकूमत गया है, उसके बाद आप उस्मान बुज़दार जैसे बंदे को बिठा देंगे तो भाई फेंक दी जाएगी, लेकिन उन्होंने नहीं बात मानी बल्कि उसके हक में दलीलें देते रहे थे। फिर अभी असेंबली तोड़ने की बात उनको समझाया जाता रहा, पार्टी की सीनियर क़यादत परवेज इलाही उनको कहते रहे कि आप दोनों असेंबलियां मत तोड़े, लेकिन खान साहब ने किसी की बात नहीं। तो खान साहब अपनी अना से जात से आगे होकर सोचते ही नहीं कि वो कोई जमहूरी रवैया अपनाए। और उन्होंने जमहूरी रवैया सिर्फ वो जमहूरी रवैया नहीं, मतलब जिनको भी अपने साथ मिलाना है बिठाना है या पार्टियों के साथ उन्होंने कोई अलायंस बनाया तो सिर्फ अपनी जात के लिए, इक्तदार के लिए, तो उनसे किसी जमहूरी रवैये की तवक्को की भी नहीं जा सकती। ना कि गार से बाहर कभी निकल आओ, पड़े हो घूर अंधेरों में डर नहीं लगता। ताहिर साहब, डॉक्टर साहब फरमाइएगा, क्या जमहूरी रवैये और लोग ऐसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं, इसका जवाब तो यही है। और इसी वजह से हमारी जमहूरियत जो है वो फ्रेजाइल जमहूरियत है या स्ट्रगलिंग है। जिस तरीके से जमहूरियत को यहाँ पुख्ता होना चाहिए था वो नहीं हो सके, उसकी वजह से हम सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करती हैं। लेकिन ये खुद एहतसाबी का मरहला है जो अभी शनीला बता रही थी कि पार्लिमानी प्रोसीडिंग्स में आपका इंटरेस्ट ही नहीं, आप ना वक्फा सवालात में
ना तहरीक इल्तवा, ना स्टैंडिंग कमेटी। और जब आप पहली दफ़ा रुकने असम्बली बनते हैं तो आपके लिए सीखने का मौका होता है। सही। और आप फिर जब एक पार्लिमानी लीडर असम्बली के इजलास में शिरकत करता है तो बाकी पार्टी के अरकान पर भी प्रेशर होता है कि वो वहाँ उनकी फाल शमूलियत होती है जी। तो ये तो एक तरफ रहा। मैं ये कहता हूँ कि एक रीअसेस जब करते हैं, बरतानिया में हमने देखा कि वहाँ एक 2 साल की मुद्दत में, 1.5 साल की मुद्दत में कितने प्राइम मिनिस्टर तब्दील हुए। और एक इस वजह से तब्दील हुई कि मेरी ये जो थी माशी प्लान ये था, इसमें मैंने पार्टी से सपोर्ट ली और मैं नाकाम हुई। अब अगर आप देखें इमरान खान साहब की जो डिसीजन है, पहले आज़ादी मार्च किया, फिर यहाँ के जो वायलेंस हुई, जो जलाओ गहराओ हुआ, जाना पड़ा, फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने कॉल दिया, फिर उसके बाद वो पंजाब असम्बली और KPK को उन्होंने कबल अज वक्त तहलील किया। अब वो पछता रहे। आखिरी जो मेरी इतलात है, उनकी कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, उसके अंदर उन्होंने तस्लीम किया है कि हमसे ये गलती हुई है, असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करती। अब उसके इजाले के तौर पे अब वो पार्लियामेंट में भी वापस आना चाहते हैं। यानी पहले आप इन लोगों के साथ, जिस पार्लियामेंट ने आपको मुंतखब किया, जब आप वज़ीर आज़म नहीं रहे तो आपने उसके ऊपर लानत भेजी। अब आप दोबारा जाना चाहते हैं क्योंकि आप कहते हैं कि वो स्पेस कोई और ले जाए। तो लीडर के जो फैसले होते हैं वो दूर रस होते हैं, वो वक्ती नहीं होते, उनके अंदर हिजान नहीं होता और वो आने वाली नस्लों का भी सोचते हैं। तो आप दावा ये करते हैं कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ और मेरे फैसले ये हैं, लेकिन इन फैसलों की वजह से मुल्क दाखिली इंतशार का शिकार हुआ। आज हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि वो फोकस, आज कितने माह हो गए, मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि हम इमरान खान साहब ने सैलाब मुतासरीन का नाम भी नहीं लिया। वो रोज़ाना अपने ट्विटर पे पैगाम जारी करते हैं, सोशल मीडिया, नाज तकरीर, उस तकरीर में वो हिस्सा ही नहीं रहा। और जो प्लेजेस हुए, जो उन्होंने कामयाबी की हमें नवीद सुनाई, कितने अरब हो गए, उनमें से अभी कितने मटीरियलाइज हुए, कितने उस PTI के उस अकाउंट में आए, कितने सैलाब मुतासरीन तक गए। और जो माशी चैलेंज है उसके ऊपर भी उनका पूरी कोशिश ये थी कि IMF के साथ डील ना हो। ताबीर ये किया उन्होंने कि IMF के पास के साथ डील होना वो बड़ा गलत है, और अगर हम नहीं जाते, खुद वो इसका अर्तकाब कर चुके हैं। तो ये जो एक बंद गली में आप सियासत को ले आते हैं और बैठने को भी तैयार नहीं होते, और पैमाना आपका ये है कि तालिबान के आप दफातर खुलवा रहे थे, उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी पहले ये रवैया आया कि नहीं जाऊँ। अब अच्छी बात ये है, मुस्बत है, खुदा करे कि इस पर वो पूरा उतरें, बैक ट्रैक ना कर जाएं कि वहाँ जाके वो शमूलियत पर कुछ आमादगी नज़र आ रही है। ये भी कहा जाता है कि उनके कहने के ऊपर उनकी मशरूत, उन्होंने कहा कि हमारी शर्त यह है कि वेन्यू चेंज कर दिया जाए, तो वेन्यू भी चेंज कर दिया गया है। उसके बाद अब देखना है कि मामलात जो है वो उसमें शमूलियत उनकी होती है या नहीं होती। मुझे इन्वॉल्व करना है डॉक्टर फारूक आदिल साहब। फरमाइएगा सर, क्या खान साहब के पास ही 24 करोड़ आवाम के सियासी, माशी, सियासी, दाखिली और जितने मसाइल पाकिस्तान के हैं वो सिर्फ खान साहब के पास ही हैं? वो क्यों नहीं बैठते लोगों के साथ, बाकी सियासी लोगों के साथ? ये इतना आप सारी चीज़ें आपने ऐसी इकट्ठी की हैं कि इसकी गिरा शायद आपसे भी ना खोले। वो इसीलिए तो आपसे सवाल किया कि आप खोलेंगे। पता नहीं। अच्छा, गालिब ने वो जो कहा था ना कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो ये सियासत जो है ना, जो हमने सीखा, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब के साहबजादे हैं, और इन्होंने तारीख़ को, आगा साहब ने भी, और हमारे उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं सारे। तो कहने का मतलब ये कि हमने सियासत को वाक़तन एक मोतबर चीज़ के तौर पे पढ़ा भी, और यूँ समझिए कि पिछली नस्ल के जो सियासतदान थे उनको देखा भी। कहा यह जाता था कि ये जो स्टेज है ना जलसे का, ये उसी तरह मोतबर जगह है जैसे जुमे को एक वाज होता है हमारी मस्जिद में, और बड़ा इम्पोर्टेंट वाज होता है, और उसको तो यूँ समझते रियासत की पॉलिसी माजी में तो ये होता था। इस तरह सियासी जलसे को, सियासी स्टेज को एक तकद्दुस हासिल है, लेकिन इमरान खान ने उस तकद्दुस की मिट्टी पलीत करके रख दी है। और अब किस्सा ये है कि आपके पास, यानी सच्ची बात यह है कि कोई आपके पास कोई फ़िक्र नहीं है
कोई बुनियादी हिकमत अमली नहीं है, आपको पता नहीं है आपके पास क्या है। आपके पास सिर्फ ये है कि मैंने इक़्तिदार तक कैसे पहुंचना है और इक़्तिदार पर पहुंचने के लिए मैंने क्या करना है। सही। वो भी आपके पास रास्ता क्लियर नहीं है। कभी आप ये करते हैं, कभी टामक टोइयाँ मार रहे हैं, कभी दूसरी टामक टोई मारते हैं, कभी एक गलती करते हैं, कभी उसका यानी अजाला करने की कोशिश करते हैं। तो ये सियासत नहीं है, ये खेल तमाशा है। इवन आप खुद भी बच्चों में, यानी हम सब बचपन गुजार चुके हैं, बचपन में जब खेल होता है तो उसमें रूंदी मारने का जो एलिमेंट है वो शाज ही होता है, वरना रूल्स ऑफ द गेम ऑलमोस्ट सारे उसको ओबे करते हैं। ठीक है। ये नहीं हो रहा। तो इमरान खान ने दरअसल हमारी सियासत में, यानी भुट्टो साहब बड़े मुतनाज़ा हैं, उनके बारे में बहुत एतराज़ किया जा सकता है, उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन ये कि वो सियासत में भी हिमाकत करते थे, इसका आपको कोई शायबा भी नहीं मिलेगा। इसी तरह बाकी सियासतदान भी हैं, यहाँ तक कि वो लोग जिन्होंने इस पाकिस्तान में इब्तदाई बरसों में ये म्यूज़िकल चेयर का खेल बना दिया इक़्तिदार को, उनके यहाँ भी आपको कोई अक़दार मिलेंगी, लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं मिल रही। तो जिस शख्स के पास सियासत की अक़दार नहीं है, जमहूरियत की अक़दार नहीं है, रियासत को जो समझता नहीं है, बल्कि रियासत को मानता नहीं है, और वो जो आप कह रहे थे ना कि उनका सदारत का ख्वाहिश है, उनकी सदारती निज़ाम की जो ख्वाहिश है, सदारती निज़ाम की ख्वाहिश ऐसी है जैसे सद्दाम हुसैन की थी, जैसे अनवर सादात की थी, जैसे हुस्नी मुबारक की थी। सदारती निज़ाम जैसे शनीला कह रही है ना कि अमेरिकन सिस्टम वैसे तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में चल नहीं सकता, और वो लोग बड़े अहमक हैं जो ये समझते हैं कि सदारती निज़ाम इस मुल्क के मसाइल का हल है। ये मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा अगर आप सदारती निज़ाम की तरफ एक तरफ मुस्कुरा के भी देखेंगे तो। उनको ये पता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस शख्स को पता ही नहीं है कि उसकी हिकमत अमली क्या है, उसका यानी रास्ता क्या है, उस किस रास्ते से चल के आप इक़्तिदार पर पहुंच सकते हैं, जिसको ये नहीं पता उसको मसाइल का तो शऊर हो नहीं सकता। ये एक यूँ समझिए कि खुशफहमी से भी कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, कोई आप टर्म ला सकते हैं, शायद आगा साहब बता सकें, खुशफहमी से भी बड़ा कोई ख्वाब है ये नहीं हो सकता। अपनी जात के क्लाउड से बाहर अपनी जात के ये कैसा नहीं बने, क्या वजह हुई? भाई वो अपनी जात के गुलाम है। अच्छा ठीक। जो गुलामी होती है वहाँ अकल काम नहीं करती। बिल्कुल ठीक है जी। आगा साहब फरमाइएगा, जो पोलराइजेशन हमें इस वक्त नज़र आ रही है, इस पोलराइजेशन का जिम्मेदार कौन है? गैर जमहूरी रवैया है? अगर जमहूरी रवैया होता तो ये पोलराइजेशन होती? देखिए, अभी डॉक्टर आदिल साहब ने जो बातें की और फिर आपने भी गैर जमहूरी रवैया इस्तेमाल किया लफ्ज़, इसमें लफ्ज़ जमहूर ज़रूर मौजूद है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमारे लाइन एंड लेंथ पे बहुत फ़र्क है। हम इमरान खान को या समझते हैं और बोलना नहीं चाहते हैं, या समझते ही नहीं हैं। इमरान का ना तो किसी जमहूर से तल्लक है और ना ही किसी सियासी, जैसे कि आप कह रहे थे आदिल साहब, उससे कोई तल्लक है, और ना ही उसका तल्लक अपना सियासतदानों से है। ये बात आप लोग क्लियर क्यों नहीं कर लेते हैं? अगर आप ये क्लियर कर ले तो फिर हम इस किस्म की बहसों में पड़े ही ना। कर ली ना। उसकी वजह ये है, उसको लेके आना था। उस वक्त जमहूरी निज़ाम था, पार्लियामेंट्री निज़ाम था, उसी को इस्तेमाल किया गया। कोशिश की जाती तो निज़ाम बदल के कोई और ले आते। मकसद उसको लेके आना था और उसको पता था मैंने आना है। मैंने आपको कई दफ़ा कहा आपके प्रोग्राम में कि उसको थाना कचहरी का उसका जो सितारा है वो बहुत ताकतवर है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसको पता है इस बात का, वो जो मर्जी करे उसको पता, अल्लाह ताला उसको रिलीफ दे देगा थाना कचहरी से। आप अभी देख लें जो कुछ हुआ है, मेरे ख्याल में कि उनको वापस इजाजत मिल गई है अपना सुप्रीम उसे नेशनल असेंबली में जाने की, तो उसको क्या फर्क पड़ा? उसने पूरा 6 महीने या 9 महीने टांग के रखा पूरे दुनिया को अपनी उंगली के ऊपर। तो हुआ तो वही जो वो चाहता था। पहले बाहर निकल आए, नहीं जाना है, फिर हमने जाना है, फिर नहीं जाना है, फिर हमने नहीं जाना है, जाना है, और वो चले गए। जिस आदमी देखे एक आदमी जब नाम गुजरा सन सू, वो उसने लिखी आर्ट ऑफ वॉर। आप जरा वो किताब पढ़ लें। वो आर्ट ऑफ वॉर में ये लिखते हैं, चाइनीज है, वो एक बाइबल समझी जाती है जंग की, ताकत की। वो कहता है कि ताकत जब आपने हासिल करनी होती है तो फिर आपने पॉसिबल मीन्स नहीं देखने होते हैं, देखना ये होता है कि आपकी लक कहां तक आपके साथ जाती है। इमरान की लक उसके साथ है, सब कुछ करने के बावजूद वो वापस अपना नेशनल असेंबली में बैठे हुए। तो लोगों के मसलों का हल तो नहीं निकला ना। हम मसलों उसका देखें,
उसका मकसद मसाइल को पैदा करना है, उसका मकसद है ही नहीं हल पैदा। भाई आपने वही बात की यासिर भाई, पिछली दफा मैंने आपको कहा था कि मैं ये यकीन रखता हूं कि वो एक हिटमैन है, वो एक अनार्किस्ट है। वो पाकिस्तान में लॉन्च इसलिए किया गया था कि पूरे सिस्टम को नेस्त नाबूद करके रख दे। ना पार्लियामेंट रहे, ना जमहूरियत रहे, ना पॉलिटिशियंस रहे, ना वो रिस्पेक्ट रहे जिसका जिक्र अभी आदिल साहब ने कहा था। मई 2021 में 22 में वो जा रहा था एक रेफरेंडम करने के लिए, जिसमें उसका अपना ज़िया-उल-हक की तरह से क्वेश्चन ये पूछ रहा था, आप मुल्क में, मुझे याद है जो यानी कि जो डॉक्यूमेंट अपनी आंखों से गुजरे, कभी आप मुल्क में अपना जाते हैं, एक अच्छा निजाम चाहते हैं, तो फिर आप बताएं कि क्यों ना वोट डाला जाए उसको अपना सदारती निजाम को। 14 अगस्त को उससे करवाना था रेफरेंडम, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, उसके बाद वो जो इतनी सालों से लोगों की किस अपना सोच है वो पूरी हो जानी थी। आदिल साहब ने एक बात की बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं उसको जरा इनकी इजाजत से आगे चला जाऊं। हमने इतना बड़ा नुकसान खाया हुआ है इस अपना सिस्टम का, सदारती निजाम का 1 यूनिट तोड़ने के बाद से, उसके बाद से अपना फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथ में आया ही नहीं। सही, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमने नुकसान खाया हुआ है सदारती निजाम का, सो कॉल्ड सदारती निजाम का, जिसका कोई शक्ल ही पता नहीं क्या थी, ज़िया-उल-हक का, उसकी कीवी आज तक हम भुगत रहे हैं टेररिज्म के सामने। ठीक है। फिर हमने को सदारती निजाम देखा मुशर्रफ साहब का, और उसके बाद जो कुछ हुआ बलूचिस्तान में, उसको भी आज ही हम भुगत रहे हैं। हम मजीद चाहते क्या हैं? ठीक है, प्लीज आप जब भी इमरान खान की बात करें, उसमें ये पार्लियामान, ये जमहूरियत, ये पॉलिटिशियंस, इनको छोड़ के कुछ और बात किया करें, कुछ और बात किया करें। बिल्कुल ठीक है जी, आप कह रहे हैं कि सदारती निज़ाम की आड़ में ये शख्सी निज़ाम हुकूमत चाहते हैं, ये मकसद है खान साहब का। जनाब, प्रोग्राम के दूसरे मौजू की जानिब हम बढ़ते हैं। प्रोग्राम के दूसरे मौजू में बड़ी बात हो रही है खान साहब की जानिब से भी, बार बार इलेक्शंस के हवाले से, 90 रोज़ के हवाले से, और कहीं कहीं वो आर्टिकल 6 की भी हमें दुआई देते हुए नज़र आते हैं, और वो एक किस्म का थ्रेटन कर रहे होते हैं कुछ स्टेक होल्डर्स को। उसके साथ साथ फिर वो कोर्ट में भी पहुँच चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी पहुँच चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज वकील ने कहा कि हम क्या करें, आरोज़ भी नहीं मिल रहे, ऊपर से फिर सिक्योरिटी के मामलात ऐसे हैं कि इस वक्त जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उसके हवाले से भी कुछ ख़बरें सामने आ रही हैं कि GHQ ने भी कुछ ख़त किताबत की है। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। जनाब मुर्जा सोलंकी साहब, फरमाइएगा सर कि ये कहा जा रहा है कि जी 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात जो हैं वो आइन की रूह से ज़रूरी हैं। आपने बड़ी तफसील के साथ उस दिन बयान किया था कि अगर ये 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हो जाते हैं और इसका नताइज मुख्तलिफ होते हैं तो खान साहब का रवैया क्या हो सकता है। तो ये बताइएगा कि मुल्क के माशी और सिक्योरिटी के हालात के पेश नज़र क्या सूबों और विफाक के इंतखाबात एक ही दिन में नहीं होने चाहिए? देखें, पाकिस्तान में फरवरी 1997 के जो इंतखाबात हुए, उससे पहले हमारे यहाँ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस मुख्तलिफ दिनों पर होते थे, बीच में कोई 2-3 दिन का वक्फा होता था। लेकिन हमने अपनी इज्तिमाई दानिश से ये समझा कि जब कौमी असम्बली के इलेक्शंस एक दफ़ा हो जाते हैं तो एक जो नेशनल मूड है उसका पता चल जाता है, और उसके बाद वो असरअंदाज होते हैं सूबाई असम्बली के इलेक्शंस पे। इसलिए फरवरी 97 से लेकर अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कौमी असम्बली के इलेक्शंस किसी और दिन पे हों और सूबाई असम्बली के दिन किसी और दिन के हों। जो आईनी बहरान इमरान खान ने पैदा किया है, उसके नतीजे में थियोरेटिकली ये होगा कि अप्रैल में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात होंगे, और 3-4 माह बाद अक्टूबर में फिर कौमी असम्बली के इलेक्शंस होंगे और बलूचिस्तान और सिंध असम्बली के इलेक्शंस होंगे। अब हमारे जो दोस्त हैं PTI के और जो उनके कानूनी माहिरीन हैं, उनको आइन की ये जो लंबी चौड़ी किताब है जिसमें 280 से ज़ायद आर्टिकल्स हैं, उनको सिर्फ एक आर्टिकल नज़र आ गया है 105 का, जिसके अंदर ये लिखा है कि जब गवर्नर असम्बली तहलील करेगा तो वो तारीख देगा कि जी 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हों। लेकिन आइन के अंदर बहुत सारी शिकें हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। उसमें इलेक्शंस के हवाले से जो सबसे अहम आर्टिकल है वो 218(3) है, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इसको यकीनी बनाए
कि इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना होंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है, किसी और आईनी इदारे की जिम्मेदारी नहीं है। तो अब देखें जो सूरत हाल पैदा कर दी है खान साहब ने, ख़ास तौर पर इस वजह से कि उन्होंने जो मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास की जब सदारत की थी, जब असद उमर प्लानिंग के वजीर थे, तो उन्होंने मुल्क के अंदर एक नई आदमशुमारी शुरू कर दी है, डिजिटल सेंसस, जो इस वक्त जारी है और वो गालिबन मुकम्मल होगा डिलिमिटेशन वगैरह सितंबर में। तो अभी अगर 105 के तहत इलेक्शंस होते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो पुरानी आदमशुमारी 2017 की होगी और फिर चंद महीनों के बाद आप जो है कौमी असम्बली और सूबों के कराएंगे इलेक्शंस। तो ये एक मुल्क के अंदर दो इंतखाबात, दो अलग आदमशुमारी के नताइज पर करना। तो यहाँ पे मेरा सर ज़िमनी सवाल आपसे ये होगा कि ये फरमाइएगा कि अगर डीलिमिटेशंस दो अलग अलग हो जाती हैं तो फिर जो अवाम होंगी, वो उनकी जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे, उसमें जो फ़र्क आएगा तो वो भी तो फिर मामला कोर्ट में जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, फिर वो तो फिर मामला कहीं संभलेगा नहीं। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये भी है कि 2010 में जब 18वीं तरमीम हुई, उसके अंदर मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमतों का सेटअप लाया गया। अब इस वक्त मरकज में निगरान हुकूमत मौजूद नहीं है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में है। इमरान खान पहले ही इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, न निगरान हुकूमत को करते हैं, न इलेक्शन कमीशन को करते हैं, तो उसके नताइज को तस्लीम करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? और फिर ये कि जो भी पार्टी मुंतखब होकर आएगी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, वो जो हुकूमतें हैं वो 3 महीने के लिए तो नहीं होंगी, वो तो 5 साल के लिए होंगी। सूबाई हुकूमतों के पास बेपनाह वसाइल होते हैं, पुलिस, इंतजामिया, रेवेन्यू, तो वो तो असरअंदाज होंगे। वो असरअंदाज होंगे जो कौमी असम्बली के इलेक्शंस हैं और जो सूबाई इलेक्शंस हैं उन पर भी एक हद तक, लेकिन कौमी असम्बली के इलेक्शंस पर वो असरअंदाज होंगे और 80% वोटर्स इन 2 सूबों में हैं। तो ये एक बहुत बड़े सवालात आईनी उठाता है। तो मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा कि अदालतें इसके लिए इजाज़त दें आइन के आर्टिकल 254 के तहत, जिसमें ये वजाहत से लिखा है, अगर आप कहें तो मैं पढ़ दूं, लेकिन उसमें बहुत वजाहत से लिखा है कि जब कोई फ़ैल या अमर दस्तूर की रूह से एक ख़ास मुद्दत में करना मतलूब हो और उस मुद्दत में न किया जाए, तो उस फ़ैल या अमर का करना सिर्फ इस वजह से कलअदम न होगा या सूरत दीगर गैर मुअस्सर न होगा कि ये मज़कूरा मुद्दत में नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस जो अप्रैल में होने थे, अगर 2-3 महीने आप आगे कर लें और अक्टूबर में पूरे मुल्क में करा लें, तो ये कोई गैर आईनी बात नहीं होगी। तो आइन और कानून के एतबार से इसकी बिल्कुल गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन जाहिर है ये फैसला या हुकूमत ने करना है या इलेक्शन कमीशन ने करना है या अदालत उज़्मा ने करना है। ठीक है जी, आपने आइनी चैलेंज जिक्र किया, आपने सियासी चैलेंज का भी जिक्र किया और आपने कहा कि रास्ता भी है, रास्ता भी मौजूद है। शनीला अमार साहबा, ये फरमाइएगा, GHQ का खत जिसमें कहा गया है कि हम सिक्योरिटी के जो मौजूदा हालात हैं उनको देखते हुए अमला मुहैया नहीं कर सकते, जो इजाफी ग्रांट है माशी हालात को देखते हुए वो विफाक जो है वो मुहैया नहीं कर सकता। तो ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन बगैर अमले के, अगर अमले पे भी चले जाएं तो लाहौर हाई कोर्ट ने ही अमला प्रोवाइड करना है, अगर पंजाब के हवाले से देखा जाए तो वहां से भी माजरत हो गई है, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन खुद से कैसे करा लेगा सब कुछ, अगर ये मामलात स्टेक होल्डर जो हैं उनकी अपनी चैलेंजेस हैं, उनकी अपनी बंदिशें हैं। देखिए यासिर, ये जो हालात है ना, ये पाकिस्तान के अंदर बड़े गंभीर हो चुके हैं और खान साहब इनको समझना नहीं चाहते। पहली बात तो ये कि जो GHQ ने खत लिख के कहा है कि हम अपने सिक्योरिटी के एहलकार नहीं दे सकते, तो उसकी वजूहात को भी समझने की जरूरत है। एक तो इस वक्त मुल्क के अंदर दहशतगर्दी काफी ज्यादा आपकी फैली हो रही है। पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को आके कहा है कि दिसंबर से लेकर अब तक 205 जो वाकयात हो चुके हुए हैं और उन्होंने 4-5 अजला के जो थे नाम भी दिए, जिसमें लाहौर भी है, रावलपिंडी है, DG हान है, कि वहां पे दहशतगर्दी का बहुत ज्यादा खतरा है इलेक्शन के दौरान।
केपीके के हालात हमारे सामने, पिछले दिनों मस्जिद के अंदर एक इतना जो सानिया हुआ, सैकड़ों लोग उसमें हमारे हलाक भी हुए, जख्मी भी हुए हैं। तो इन हालात के अंदर आपने देखना है कि पूरे मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस है उसको सामने रखते हुए कैसे इनसे निपट के हमने इलेक्शन करवा सकते हैं। दूसरी बात ये भी रखें कि इमरान खान साहब की जो इल्जाम लगाने की जो आदत है उसकी वजह से भी इदारे जो है बहुत मुख्तात हैं। अगर वो ये इल्जाम लगा रहे हैं आसिफ जरदारी साहब के ऊपर कि इन्होंने मेरे दहशतगर्द को हायर कर दिया हुआ है मेरे कत्ल करने के लिए, और उसमें साथ सिक्योरिटी एजेंसी को भी इन्वॉल्व कर, तो इन हालात में आर्मी जो है वो कैसे आके इलेक्शन करवाएगी? क्योंकि कल को इमरान खान साहब हार जाते तो वो तो आर्मी के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू करते। अभी भी वो कहते हैं कि मुझे माइनस करने के फार्मूले के ऊपर काम हो रहा है और मुझे हरवाने के लिए काम किया जा रहा है, मुझे सियासत से आउट करने के लिए काम किया जा रहा है। तो उसमें कोई इदारा मुलविस होकर अपने ऊपर इल्जाम क्यों लेगा? फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जी हम अपना अमला नहीं दे सकते। आपको याद होगा कि 2013 के अंदर भी अदालती अमला जो था वो मुहैया किया गया था इलेक्शन करवाने के लिए। जिस वक्त इमरान खान साहब हार गए थे तो उन्होंने उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी, उनके ऊपर इल्जाम लगाया था कि इन्होंने अपने अमले के जो अदालती स्टाफ हमें दिया था, एडिशनल जज दिए थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दिए थे, वो सारे उन सेशन कोर्ट के, इनके जरिए धांधली करवा के मुझे हरवाया था। तो यानी कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो भी इनके इल्जाम की वजह से डर रही है, एजेंसी वो जो है आर्मी जो है वो भी डर रही है। अब हुकूमत की इजाफी ग्रांट की तरफ आ जाए, देखें जो 42 अरब से बढ़ के 61 अरब का जो है अब उन्होंने तखमीना लगा लिया इलेक्शन कमीशन ने कि जी हमारे अखराजात आएंगे। आप IMF के साथ इस वक्त निगोशिएशन के अंदर बैठे हुए हैं, आप उनसे इस वक्त सब्सिडीज लेने की कोशिश करें आवाम के लिए, और आप इलेक्शन के इतने 61 अरब रुपया जाया कर देंगे एक शख्स की अना को सेटिस्फाई करने के लिए कि जी हम इलेक्शन करवा दें क्योंकि वो एक शख्स जो है उसको इलेक्शन चाहिए। फिर अब जो कौमी असेंबली के जो जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें तो PTI के अपने जो उम्मीदवार हैं वो घबराए हुए हैं। वो खुद कह रहे हैं कि अगर हम अभी जिमनी इलेक्शन में जाएंगे हम करोड़ों रुपया खर्च करेंगे और उसके कुछ हफ्ते के बाद फिर जनरल इलेक्शन आएंगे, फिर हम करोड़ों रुपया खर्च करेंगे, तो ये हम कैसे पूरा करेंगे? तो पार्टी हमें जो है फंड करें। तो ये सारा जो सोच है ये तो उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी जो है वो आ रही, डेवलप हो रही। इसी वजह से तो वो कौमी असेंबली में वापस जाना चाह रहे हैं, इसी वजह से तो वो APC में वापस आना चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर असेंबलियां तो डिसॉल्व कर दी हैं, लेकिन अब उनको नजर आ रहा है कि जो मुल्क को इस वक्त चैलेंजेस है उसके अंदर इलेक्शन जो है वो आगे डिले हो सकते हैं। और मुर्तजा सोलंकी साहब ने वैसे ही बता दिया कि आइन के अंदर क्या रास्ता है, और हालात जो हैं वो वैसे भी उसकी तरफ जा रहे हैं कि इलेक्शन इतनी जल्दी नहीं हो सकते, होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इमरान खान की जो आदत है और इमरान खान ने जिस तरह इन इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना हार की सूरत में, उस सूरत में बेहतर है कि आप पूरे मुल्क में एक ही दफा इलेक्शन करवाएं ताकि तमाम इदारे भी आपकी साथ मदद कर सकें और जो कंट्रोवर्सीज खड़ी होनी है वो भी ना हो सके। जी, आपके नज़दीक हाल जो है वो एक ही दिन में होने चाहिए। डॉक्टर साहब, ठीक है सर, माशी सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसके अंदर जो भी नताइज आएंगे अगर वो खान साहब को पसंद ना हुए तो फिर हम दोबारा उतने पैसे खर्च करके दोबारा जाएंगे इलेक्शन में? देखिए, एक तो बात ये कि इलेक्शन अब दूर भी नहीं है और होने हैं और इतना कोई तवील वक्त नहीं है। बाकी ये है कि ये जो चीज़ें आइन में तय हैं, स्टिपुलेटेड टाइम में आपने इलेक्शन कराने, माशी सूरत हाल जो है वो जंगों में भी कौमों ने इंतखाबात कराएँ ईरान से लेके और जगह, और इसलिए ये तसलसल जो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन का जारी रहे। रही बात सिस्टम पे ट्रस्ट की, तो आपको अपने सिस्टम को मजबूत बनाना है और सिर्फ इल्ज़ाम से जो हकायक हैं वो झुटलाए नहीं जा सकते। अभी ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान साहब की पार्टी तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, लेकिन उसी शाम उन्हें ये तौफीक नहीं हुई कि वो एक फ़िक्रा इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ में भी कह दें। दूसरी जो हमारी ये रविश रही है, हमारी सियासी जमातें मुख्तलिफ मौके पे मौके पे अदलिया और अफवाज पाकिस्तान पर ट्रस्ट का इज़हार करती हैं इंतखाबात में, फिर धांधली भी इन्हीं पे लगाती हैं। तो अब भी ऐसी सूरत हाल है कि इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए कि कुछ अजला में, कुछ पॉकेट्स में, इलाकों में जहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड है वहाँ पे तो चले जवाज़ बनता है कि इलेक्शन में, बाकी हमें अपने पुलिस पे भी ट्रस्ट करना होगा, इलेक्शन कमीशन पे भी ट्रस्ट करना हो, और ज़रूरी नहीं कि हर इलेक्शन में हम उन्हें एक इजाफी रोल दें। और आपका एक मौक़िफ़ भी है कि वो न्यूट्रल आर्बिट्रेटर नहीं है, तो क्यों नहीं हम आप ऐसे करते कि नकायज से पाक एक सिस्टम जिसके तहत आप भी वज़ीर आज़म बने और आइंदा भी बन सकते हैं और नहीं भी बन सकते, लेकिन उस सारे प्रोसेस को हमें जुटलाना नहीं चाहिए। जो नई चीज़ें देखें जो वो नहीं कर रहे इस वक्त इमरान खान साहब या दीगर जमातें,
वो पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कमेटी है जिसके अंदर तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी है। उसमें क्या एजेंडा, उसमें ज़ीरो इंटरेस्ट है कि जो सरमाए की हद है उसको कैसे इंश्योर बनाया जाए कि आम आदमी भी उसमें इलेक्शन लड़ सके। ख़वातीन की नुमाइंदगी के और भी क्या ज़राए हैं, किस तरह उनको बढ़ाया जा सकता है और किस तरह हम जदीद ज़राए जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके वो चीज़ें ला सकते हैं, प्रोसेस को किस तरह सफा। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का कोई आपके पास एजेंडा ही नहीं, आपका सिर्फ एक ही हर मसले का हल। पहले हमने इमरान खान साहब की सियासत का अगर आप तजिया करें तो नंबर 1 उनका इसका ये हाल था कि इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हो जाएं तो मुल्क में सब ठीक हो जाएगा। जिस मुल्क में अदलिया आज़ाद नहीं होती वहाँ ये होता है, वो जज बहाल हो गए, अदलिया आज़ाद उनके बकौल अभी तक ना हो सकी। फिर उसके बाद उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा रहा है कि करप्शन के नारे पे इंतखाबात में भी वो उन्होंने हिस्सा लिया, मिल गया। किस हद तक वो खुद अब अपनी नाकामी तकसीम करते हैं कि मैं, उनके दौर में तो आलमी जो ज़राए हैं, इदारे हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल टाइप, उन्होंने बताया कि पिछले अदवार की निस्बत करप्शन बढ़ी और वो कोई मौसर कानून साजी या ऐसा इदारा भी एहतसाब का। और एहतसाब की आपने बात की, एहतसाब का जो वो कह रहे हैं कि जी केपीके के अंदर भी देखें ना तो ताला लग गया है एहतसाब के ऐसे ही। और तीसरा जो पॉइंट अभी वो कह रहे हैं, इसको मैं आखिरी बात करूंगा कि हर मसले का हल इंतखाबात है। हमारी इकॉनमी भी ठीक हो जाएगी, दहशतगर्दी से भी हम नंबर आजमा हो जाएंगे, मुल्क में बिल्कुल रावी चैन लिखेगा इंतखाबात। तो ये जो हल बताए जाते हैं, एक पूरी कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, सही है कि इस पैनाडोल की गोली से आपको शफा हो जाएगी। वो डिबेट जो रेलेवेंट डिबेट होनी चाहिए इकोनॉमी के बारे में। आप ये कह रहे हैं कि पैनाडोल गोली से अब मसला हल नहीं होगा, अब हमें सर्जरी कराना पड़ेगी। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, सर्जरी के लिए तो फिर सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा इस सारे मामले को। सिस्टम को उन्होंने शफाफियत के हवाले से बात की, नकाइस को दूर करने के हवाले से बात की। फिर आप पहले मौजू की जा रहे हैं किरण, हमें अगर तो आपने सियासत में रहना है, जमहूरियत में रहना है, फिर हमें पहले मौजू को छेड़ते रहना पड़ेगा। ये फरमा दीजिएगा कि फिर खान साहब बैठेंगे सिस्टम को दूर, जो नकाइस हैं उसको दूर करने के लिए? खान साहब का तो तजर्बा में हो चुका है कि वो सिस्टम पे कैसे एतमाद करते हैं। उन्हें लाने के लिए सिस्टम हो तो वो तो काबिल एतमाद है, और अगर कोई गैर जानिबदार सिस्टम है तो वो काबिल एतमाद नहीं है। लेकिन ये जो अभी बात हुई ना डिस्प्रिन की गोली, पैनाडोल की जो बात हुई, देखिए पैनाडोल देने की जिम्मेदारी डॉक्टर की है। तो हमें कोई और आदमी, वो चाहे वो इंजीनियर हो चाहे वो कोई और हो, ये उसका काम नहीं है, वो अपना काम करे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमें ये ना बताए कि कौन इम्पोर्टेंट है कौन इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें हमारी पार्लियामेंट को कानून साजी कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। अगर आप ये काम करेंगे तो उसके नतीजे में कल ये सवाल उठेगा, क्या आप जो काम कर रहे हैं वो कानून के मुताबिक है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि माजी में आपने ये काम किए थे जिसके नतीजे में आप पर ये कर्जा चढ़ गया, आपके ऊपर तुर्की के साथ तनाज़ा खड़ा हो गया, आपके साथ किसी और मुल्क के साथ तनाज़ा खड़ा हो गया, आपके साथ पाकिस्तान स्टील मिल का तनाज़ा खड़ा हो गया और ये इस मुल्क की मईशत डूबती चली गई। इसलिए बराह करम आप अपना काम करें और आइन और कानून के बताए हुए दायरे के अंदर रह के करें। और हमें जो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जिस चीज़ को आप जानते नहीं हैं, बराह करम उसमें मुदाखलत ना करें। मुझे ऑपरेशन का इतना नहीं पता, एक बात का पता है, अगर गलत तरीके से इलेक्शन भी हो तो मुल्क टूट जाता है। 71 में मुल्क टूट गया था। तो आप बराह करम हमें ऐसे रास्तों पे ना डालें, बहुत मेहरबानी। ठीक है, हालात का मौजू होना दुरुस्त है, यकीनन इसकी रिक्वायरमेंट है। आगा साहब फरमाइएगा जनाब, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे माशी चैलेंजेस के हवाले से। IMF की टीम यहाँ मौजूद है, वो ये कहते हैं कि आपने टैक्सेस को भी बढ़ाना है, आपने रेवेन्यू को भी बढ़ाना है, आपने एक्सपेंडिचर्स को भी कम करना है। यहाँ पे शनीला साहिबा ने भी बात की 62 अरब रुपए की। अब इतना बड़ा एक्सपेंस अगर देखा जाए, जब ये एक्सपेंस होगा तो फिर हमारी मीशत पे और दबाव नहीं पड़ेगा, और फिर एक्सपेंस होने के बाद तो नताए जाएँ तो खान साहब उसको ना माने तो ये पैसा फिर किधर गया? ये किसका पैसा है? अवाम का पैसा है, फिर क्या होगा इसका? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक इलेक्शन की बात है कि अगर आप एक नॉर्मल एक पाकिस्तानी के तौर पे बात करते हैं तो जो मुल्क इस वक्त इतने शदीद इकनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा हो और टेररिज्म जो है वो हमारे 2013 के बाद एक दफ़ा फिर हमारे हर दरवाजे को नॉक कर रही हो, तो ये कोई वक्त बनता है इलेक्शंस की बातें करने का? वैसे ऐसे पाकिस्तानी
मेरा नहीं ख्याल है कि कोई पाकिस्तानी जो दिल से मोहब्बत करता है पाकिस्तान से, वो सोचेगा कि किसी हम ऐसे एक्स्ट्रा वेजेंजा में जाएं जिसमें हमारे 62 अरब भी ज़ाया हों और अल्लाह ताला अपने हमें ज़ुबान में रखे। इलेक्शन बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, एक एक जगह पे 500 से लेकर 5-5 हज़ार लोग इकट्ठे हुए होते हैं इलेक्शन जब कंपेनिंग हो रही होती है। आपको याद नहीं है हारून बलोर शहीद साहब का वाक़या? आपको याद होना चाहिए, पेशावर वाला। तो और उसके बाद 2013 में और भी बहुत शहादतें हुई थी, क्योंकि टीटीपी ने सिर्फ उस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक किसी को एक इजाज़त दी थी, बाकी इलेक्शनिंग ही नहीं कर सके थे। ये तो है एक आम पाकिस्तानी क्या सोचता है, लेकिन आप बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसका मकसद ही शायद ये है कि हमें IMF या बाकी इदारों से उस कंडीशंस पे जाके कंप्रोमाइज़ करना पड़े जो इस मुल्क को तबाह करने के लिए, अल्लाह मेरे मुंह में खाक, एक मकसद ना बन जाए। आपका क्या ख्याल है कि आपके मुल्क में अगर ये आवाज़ चल रही है, हवा चल रही है, इलेक्शन होने हैं 62 अरब आपने खर्च करना है, लॉ एंड ऑर्डर आपकी ये हालत है, तो IMF का लेवरेज आप पे बढ़ा है या कम हुआ है? ये बताइए ना जरा। बड़ा टेक्निकल सवाल है आपका। बिल्कुल बढ़ा है ना, डेफिनेटली। तो उसका फायदा किसको हुआ है? लेंडर को हुआ है, उसी लेंडर को हुआ है जिनके साथ इन्होंने एक मादा करके फिर तोड़ा और फिर हमें मुआदा करना पड़ा। और ये सारे के सारे मामला कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान की इकोनॉमी आज कहाँ खड़ी है? इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन ये वो बातें हैं जो एक पाकिस्तानी सोचता है, या आप कर सकते हैं, आप सब पाकिस्तानी हैं, हम सोच, खान सिर्फ सोचता है कि उससे क्या फ़ायदा है। और अभी फारूक आदल साहब ने जो बातें की ना, इन बातों की डिटेल में बगैर जाए हुए मैं सिर्फ इतना ये कहूँगा कि जहाँ तक इलेक्शन की बात कोर्ट्स में है, हो सकता है वो एक की बजाय 2 ले जाएं। देखिए, हो सकता है कि वो ये कहे कि ना सिर्फ अभी अपना आप कह रहे हैं ना बार बार एक दिन होने चाहिए, तो ये भी हालात हो सकते हैं कि उसका स्थान इतना स्ट्रांग है कि कोई यही कह दे कि चलो सारे इलेक्शन ही एक दिन करा लेते हैं, फिर क्या करेंगे? देखिए, बातें बहुत सीरियस हैं, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, अदराक तो हमें सबको है। अल्लाह ताला इस मुल्क को अपने ज़मान में रखे। टाइम में बस बहुत कम है, मुझे पता है। अल्लाह ताला हमें अपने ज़मान में रखे, उन लोगों को अकल दे जिन लोगों ने कसम खाई हुई है कि उनकी जो ईगो है वो मुल्क से बड़ी है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब प्लीज। एक बात ये कहना चाहता हूँ, एक तो दहशतगर्दी के हवाले से कहा, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि हम इंतखाबात नहीं कराते तो दहशतगर्दी पे हम काबू पा लेंगे? तो ये कि वो चीज काम हमें मुसलसल उसकी तरफ फोकस रखना चाहिए, दहशतगर्दों को शिकस्त रखना चाहिए, देनी चाहिए, लेकिन इंतखाबात से मशरूत नहीं करना चाहिए जब भी वक्त पे हों। दूसरी बात ये कि इस वक्त मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से जो तुर्की और शाम में 11,000 के करीब जल्जले के नतीजे में अमवात हो चुकी, 15,000 की फिगर आ गया। और इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उन ममालिक में है जो सबसे पहले जिन्होंने मदद का ऐलान किया, और तुर्की भी हमारे हर मौके पे उन मुल्कों में होता है, बरादर इस्लामी मुल्क है जो सबसे पहले वो। और फारूक आदिल साहब तो कई दफ़ा वहाँ जा चुके हैं, जल्जले में उनका बड़ी तो बर वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक दिया है अकाउंट नंबर, उसके अंदर हमें कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। और तमाम जो मुख्तलिफ कारोबारी निजी इदारे, ठीक है हमारे मुल्क में भी हालात खतरे, लेकिन एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कौमों की तारीख में वो अलामत और एक हवाला बन जाती हैं। आज हमें मुसीबत के और दुख की इस घड़ी में तुर्की के साथ खड़ा होना, यूनिटी दिखानी चाहिए, सबको इकट्ठा होना चाहिए। इसके ऊपर भी बयानिया बनाया जा रहा है कि जी आपने तुर्की जाने की बात क्यों कर दी, क्योंकि ये कोई टाइम था तुर्की जाने का, जितनी जल्दी। बस इतनी बात कहनी है कि एक तो वज़ीर आज़म का फंड है, इसके अलावा तुर्कों ने भी कुछ हमें अकाउंट नंबर दे दिए हैं जो हमारे पाकिस्तानी इदारों के थ्रू उनको हम इमदाद भेज सकते हैं। एक पाकिस्तानी इदारा, उसके सरबराह हमारे दोस्त हैं आफ्ताब इकबाल साहब, वो वाले नहीं, ठीक है, दानिश्वर आदमी है, वो एक प्लान बना रहे हैं कि अडॉप्ट अ फैमिली, अडॉप्ट अ चाइल्ड, वो उधर ही रहेगा, होंगे, वो उनके पास ही होंगे, हम उनके जरिए कर पाएंगे। बहुत अच्छी तजवीज़ है। यकीनन हम अपने तुर्क भाइयों के लिए हमें बढ़ चढ़ कर अपनी कैपेसिटी में मदद करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम वो वक्त नहीं भूले, 2010 का सैलाब नहीं भूले, जिस तरह से तुर्की ने आगे बढ़कर हमारी मदद की। हम 2005 का 8 अक्टूबर का वो ज़लज़ला नहीं भूले जिसमें सबसे पहले पहुँचने वाले ममालिक में तुर्की का वो टीम थी जिसने तिब्बी अमला प्रोवाइड किया, जिसने खैमे प्रोवाइड किए, और बाद में जिसने उस इलाकों की रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर भी बड़ी मदद की। आई हैव टू वाइंड अप। जनाब मुझे शुक्रिया अदा करना है मुर्तज़ा सुलंगी साहब का, ताहिर नईम मलिक साहब का, शनीला मार साहबा का, डॉक्टर फारूक आदिल साहब और आगा इकरार हारून साहब का। बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने आज के मौज़ूआत को समेटा है। प्रोग्राम बाखबर से इतना, यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।